हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं यूपी ट्रिपल पेट का प्रैक्टिस सेट, जो कि रोजगार भी अंकित यानी अंकित सर की जो बुक है, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, उससे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त राम सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि लगभग 55 क्वेश्चन इसमें होंगे। चलिए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या फिर मार्टिन व्हीलर। आप जो है जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, जैसे कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर सकें। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर है, जो आंसर है वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, और कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की स्थापना की थी। किसने, कब की थी? 1861 में, यानी 1861 में इन्होंने एएसआई की स्थापना की थी। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? किसके संधि के तहत? सालबाई। पानीपत का तृतीय युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। तो जो सालबाई की संधि हुई थी उसके तहत जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है उसका जो है अंत हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके तहत है। जो यह युद्ध हुआ था मई 1782 में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, जो सालबाई की संधि हुई थी ये हुई थी। और जो आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि है वो 1775 से 1782 ईस्वी है, यानी कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो था 1775 से 1782 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धचरित की रचना किसने की थी। और यह कौन थे? यह कनिष्क के दरबारी थे। मथार, संघर्ष, अश्वघोष या फिर नागार्जुन। तो यह की है अश्वघोष ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जो नागार्जुन की रचना है, देखिए, जो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक तथा पास जैसे विद्वान रहते थे। ये भी आप नोट कर सकते हैं। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर, कब, कहाँ पूछ रहा है? दिल्ली के बाहर, निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर सुल्तान इल्तुतमिश। क्या है? हौज ए सुल्तानी एक बड़ा, क्या है? यह एक जलाशय है। ये भी पूछ सकता है कि हौज ए सुल्तानी क्या है, तो यह एक बड़ा सा जलाशय है जिसका निर्माण कहाँ किया गया था? दिल्ली के बाहर। और करवाया किसने था? इल्तुतमिश ने करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी, इक्वालोगी, समाजशास्त्र या फिर एपिग्राफी। तो ये एपिग्राफी कहा जाता है। किसको? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। डी विल बी करेक्ट। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? घासीदास, हरिदास ठाकुर, ज्योतिबा राव फूले या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। बात की जा रही है किसकी? सत्यशोधक समाज की। तो जिसके संस्थापक हैं वह हैं ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 को हुई थी, महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 1873 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। यह भी पूछ सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित, यानी कि इसको निम्न जातियों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो ज्योतिबा राव फूले हैं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है। क्या है? गुलामगिरी। इसको अभी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? आपको पता ही है कि हमारे ये वीर हैं जो, इन्होंने जा करके हत्या की थी। किसकी? जॉन साइमन, माइकल ओडायर, सिडनी रोलेट या फिर रेजिनाल्ड डायर। तो हत्या की थी माइकल ओडायर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये कब की बात है? 1940 में माइकल ओडायर की कैक्स्टन हॉल यानी कि लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। किसने?
सरदार उधम सिंह ने, और सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटानविले जेल लंदन में फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी कब दी गई थी? 1940 में। कहाँ पे? लंदन में। और लंदन में जाकर इनको गोली मारी थी, यानी कि घर में घुसकर गोली मारी थी। ये भी आपको इसको याद रखना है। और ये क्यों मारा था? क्यों मारा था इन्होंने गोली? इसको मारा था जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसने क्या किया था? ओडायर ने क्या किया था? निहत्थे भीड़ पर जो थी गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी से जो गुस्साए हुए थे उधम सिंह जी, इन्होंने जाकर के गोली मार दी। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। यानी कि जो तिरंगा झंडा अपनाया गया था, कब अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है। 1926, 1938, 1931 या फिर 1929। तो यह अपनाया गया था 1931 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था उस समय वो 3:2 था। और संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारतीय तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इस तरह से इसका जो आंसर है 1931 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम देते समय आप जो भी क्वेश्चन रहता है नहीं है या है में, आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से वहाँ पे गलत करके आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करना, सबसे पहले अगर नहीं पूछा गया है तो आपको उसको सर्कल कर देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फरेजी आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। मोपला विद्रोह जो है ये मालाबार में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो कूका आंदोलन है यह असम में नहीं बल्कि पंजाब में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। और यह 1840 से 1872 के बीच में हुआ था। और इसकी जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी तथा बाद में इसका नेतृत्व राम सिंह कूका द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920, 1928, 1931 या फिर 1946 में। तो आपको भली बात पता है, इस क्वेश्चन से आप सभी लोग परिचित हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो असहयोग आंदोलन था वह शुरू कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था? यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन जब शुरू हुआ, इसी दिन जो है 1 अगस्त 1920 को ही माननीय बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु भी हो गई थी। कब? 1920 में ही। लेकिन जो क्या हुआ था, ठीक है, और 1928 में क्या हुआ था? 1928 में जो हुआ था, नेहरू रिपीट प्रस्तुत की गई थी। और 1931 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। तो आपको पता है कि पूर्व में क्या है? म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो इन दो देशों की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और म्यांमार की जो सीमा है वह 4 भारतीय राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड है। ये 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं म्यांमार से लगती हैं। और बांग्लादेश की जो सीमा है उससे 5 भारतीय राज्य की सीमाएं लगती है। कौन कौन सा है? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल है। इससे 5 भारतीय राज्य की सीमाएं लगती है। किससे? बांग्लादेश से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबनी, महोगनी, कौन कौन सा? एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर अल्पाइन वनस्पति। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सी विल बी करेक्ट।
वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो मनुष्य जीवन है वह जो है सर्वाधिक इसी के मतलब सबसे नीचे वाली परत होती है ये कौन सी है, क्षोभ मंडल है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है कि 13 किलोमीटर है। इस परत में लगभग सभी मौसम की घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि होती है, यानी कि जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं वह सभी की सभी इस परत के अंदर यानी कि इस मंडल में होती हैं। इसीलिए यह जो है परत जो है मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, पेंटागोनिया डिजर्ट या फिर अटाकामा रेगिस्तान। यह जो है मोजावे रेगिस्तान है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यह जो है उत्तरी अमेरिका में क्या है स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ मरुस्थल और किस देश में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? यह चिली में है। ग्रेट विक्टोरिया यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है यह जो है अर्जेंटीना और चिली में है। गोबी जो मरुस्थल है यह चीन और मंगोलिया में है। कालाहारी जो मरुस्थल है यह नामीबिया और बोत्सवाना यानी कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, यूराल, वोल्गा या फिर राइन। जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वह वोल्गा है। सी विल बी करेक्ट। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रूस है, रूस के 20 सबसे बड़े शहर में से जो 11 शहर हैं वो वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं और इसकी लंबाई जो कितनी है लगभग 3531 किलोमीटर है। कितना? 3531 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है किसकी? वोल्गा नदी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप जो है पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था किस वर्ष पारित किया गया? 1911, 1910, 1912 या फिर 1913। यह जो है 1910 में पारित किया गया था। सी विल बी करेक्ट। और इस अधिनियम द्वारा सरकार को अपमानजनक समाचार पत्रों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा? जो है भारतीय प्रेस अधिनियम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है देश में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। इस तरह से इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जिसका अन्य नाम है यह है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसी को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं और पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था जो है इसी के तहत आरंभ की गई थी और प्रांतीय विषयों में 2 भागों में इसको क्या किया गया था? विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 40। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 40 में क्या है इसको भी आप देखिए। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य के द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। इसके तहत क्या है? राज्य के द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना क्या है? अनुच्छेद 38 में दिया गया है। और अनुच्छेद 40 में राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना, ये किस में है? अनुच्छेद 40 में है। आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 में क्या है? क्या है ये? डी ऑप्शन करेक्ट है।
राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो यह क्या है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितनी सीटें हैं? 31 यानी कि 31 सीटें हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा एक अस्थायी क्या है? सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1960, 1951, 1953 या फिर 1947? तो पहला जो संविधान संशोधन था वो 1951 में किया गया था और यह क्या था? भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की उद्देश्य से इस संशोधन के द्वारा संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसमें? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में पहला संशोधन और इसके तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्मावत स्थानों यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक उद्देश्य नहीं है? यानी कि सूक्ष्म जो इंस्टीट्यूट है उसका उद्देश्य नहीं है। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना या फिर पारिवारिक आय में कमी करना। तो ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कॉमन सेंस बेस पे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर कृषि उत्पादन? देखिए, जो नीली क्रांति है उसका जो संबंध है वह मत्स्य उत्पादन से है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और नीली क्रांति यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 1990 के बीच कार्यान्वित की गई थी और इसके जो जनक हैं हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। नीली क्रांति के जनक किसको माना जाता है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद रखना है। आप पेन अगर लेके बैठे हैं तब इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो है नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन थे, पहला क्वेश्चन। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये भी पूछ सकता है कि नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के बीच में क्रियान्वित या फिर कार्यान्वित की गई थी। दूसरा तीसरा क्वेश्चन, और इसके जो जनक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नीली क्रांति के जनक हैं वो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। यानी कि पूछ ले कभी भी कि नीली क्रांति के जनक कौन हैं, तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को, ये हैं कौन कौन? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। अब देखिए, कुछ क्रांतियां हैं और उससे संबंधित जो हैं क्या है? देखिए, पेट्रोलियम यानी कि जो काली क्रांति है, काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन। गोल्डन फाइबर क्रांति, ये क्या है? जो जूट उत्पादन से संबंधित है वह है गोल्डन फाइबर क्रांति। और एक है गोल क्रांति जो कि आलू से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। ग्रे क्रांति कौन सा है? ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कब से कौन सी पूछा जा रही है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। आइए देखते हैं कथन क्या है। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 थी। देखिए, केवल एक, न तो एक और न ही दो, एक और दो दोनों, और केवल एक। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। आइए देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, कब? 1997 1997 से 2002 तक यह क्रियान्वित की गई थी। और इसका जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था, पर्याप्त रोजगार का सृजन करना था, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना था। और अंत्योदय अन्न योजना यह कब की गई थी? शुरू 2000 में। तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में इसी योजना के दौरान हुई थी। यानी कि कौन कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखिए, अंत्योदय अन्न योजना पहली योजना, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, ये दूसरी योजना है, और तीसरी योजना है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। कौन सी? 9वीं। 1997 से 2002 के बीच में। तो यह इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन कब किया गया था? 1920, 1927, 1923 या फिर 1917? यह की गई थी 1927 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह के द्वारा की गई थी। उद्योगपतियों के हितों की रक्षा तथा उद्योगों की वृद्धि एवं विकास करना इसका क्या था? लक्ष्य था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? M2, M4, M1 या फिर M3? यह जो है M1 प्रकार में सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत की, चुंबकीय की, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की या फिर धारिता की? तो टेस्ला है, टेस्ला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। और चुंबकीय प्रवाह की एसआई जो इकाई है वो वेबर है। चुंबकीय जो प्रवाह है इसका जो एसआई यूनिट है वह वेबर है। और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? लोथर मेयर, हेनरी मोसले, दिमित्री मेंडलीव या फिर जोहान वोल्फगैंग डेबेरिनर? तो यह हुई थी दिमित्री मेंडलीव की। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह थे, यानी कि 7 आवर्त या फिर 7 आवर्त 8 समूह या वर्ग थे। और इस आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया गया था। देखिए, और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, इसलिए उन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में उनके द्रव्यमान के अनुसार रखा था। किसने? मेंडलीव ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? केवल आरएनए, केवल डीएनए, केवल प्रोटीन या फिर प्रोटीन और आरएनए दोनों? तो जो राइबोसोम होते हैं वह प्रोटीन और आरएनए दोनों के बने होते हैं। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ जाता है, कभी भी पूछ लेता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म। फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण है? ब्रायोफाइटा, फैनरोगेम, टेरिडोफाइटा या फिर थैलोफाइटा? बात की जा रही है किसकी? फर्न की। जो फर्न है वह टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी किस दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर समतल उत्तल दर्पण? तो एक अपसारी जो दर्पण होता है उसको जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन है शोभना नारायण? भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कथक कली? ये जो है कथक से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय नृत्य और उनसे संबंधित कुछ नृतक जो होते हैं, जो कथक से रिलेटेड कौन कौन है? शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। ये कौन से संबंधित हैं? कथक से। कौन कौन है? शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। यह कथक से संबंधित हैं। अब देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है कौन कौन से हैं? सुब्रमण्यम पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी एवं मल्लिका साराभाई, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती। ये जो लोग किससे संबंधित हैं? ये लोग जो हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं या फिर संबंधित हैं। अब बात आती है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम से संबंधित लोग हैं जयप्रभा मेनन, कलामंडलम, कल्याणकुट्टी अम्मा एक ही नाम है,
गोपिका वर्मा इत्यादि। और जो है एक कथकली है, इससे जो संबंधित कौन कौन से हैं, कुचू कुरूप, गोपीनाथ कृष्णन, शांताराव एवं कलाम मंडलम रमन कुट्टी नायर, ये लोग किससे संबंधित हैं, कथकली से संबंधित हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस यंत्र के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, सरोद, तबला, बांसुरी या फिर सितार। तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं यह एक बांसुरी वादक थे, सी विल बी करेक्ट। आइए देखते हैं कुछ यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। विलायत खान सितार वादक थे। अली अकबर खान यह जो है सरोद वादक हैं। तो इस तरह से प्रसिद्ध जो हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या फिर असम। यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन सॉरी झारखंड में, सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ त्योहार और उससे संबंधित राज्य। छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार है या फिर उत्सव है वह भोरदेव, महादेव, मड़ई त्यौहार, गौरा गौरी त्यौहार नहीं गौरा गौरी विवाह उत्सव है, यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गुजरात में क्या क्या है, रण उत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव, सप्तक संगीत महोत्सव, यह गुजरात में मनाया जाता है। और झारखंड में सरहुल त्यौहार, सोहराई त्यौहार, टूसू पर्व, यह झारखंड मनाया जाता है। अब असम में क्या क्या मनाया जाता है, बिहू त्यौहार और बैसागु त्यौहार असम में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाटक मृच्छकट्टम की रचना किसने की थी, अतुल, भांस, कालिदास या फिर शूद्रक ने। तो जो मृच्छकट्टम है इसकी रचना शूद्रक ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। और जो कालिदास हैं उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, किसकी, कालिदास की बात की जा रही है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, यह कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब बात करते हैं भास की। स्वप्न वासव दत्ता, चारुदत्त और प्रतिज्ञा योगंधरायण और पंचरात्र, यह भास की रचनाएं हैं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1947, 1950, 1920 या फिर 1951। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1950 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, शांताराव, संयुक्ता पाणिग्राही या फिर सितारा देवी। यह उपाधि दी गई थी किसको, सितारा देवी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्वीन ऑफ कथक। इलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, इंदौर, दिल्ली या फिर औरंगाबाद। यह जो है औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। औरंगाबाद कहाँ पे है, यह महाराष्ट्र में है। और इन गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, किसको, इलोरा की गुफा को। और एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब 1983 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित भीमसेन जोशी जुड़े हैं आगरा घराने से, वाराणसी घराने से, पटियाला घराने से या फिर किराना घराने से। तो यह जुड़े हैं किराना घराने से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 2009 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी, 2014, 2017, 2016 या फिर 2015 में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह शुरू किया गया था 2016 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। कब, 17 दिसंबर 2016, ये भी ध्यान, डेट भी पूछ सकता है। और यह कब से कब तक थी, 31 मार्च 2017 तक यह योजना थी। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च,
13 अक्टूबर, 7 मई या फिर 7 सितंबर। यह मनाया जाता है 7 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10 मार्च को क्या मनाते हैं, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की स्थापना दिवस है 10 मार्च को। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व अस्थमा दिवस है। कब, 7 मई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस मंत्रालय ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच 31 अगस्त 2024 को द्विपक्षीय निवेश संधि बिट लागू की गई थी? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, ये 2 बार हो गया है, लाइबेरिया या फिर सूडान। तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा, सॉरी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है, और एक है संयुक्त अरब अमीरात, यह UAE है, तो UAE के तहत किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में भारत में डिजिटल अवसंरचना विकास को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DIGI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। यह किसने किया है? यह किया है A, B और C सभी ने, यानी कि तीनों ने किया है। A, B और C यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे? प्रवीणा राय, अर्चना मजुमदार, अमृतलाल मीणा या फिर विजया किशोर रहाटकर। यह है विजया किशोर रहाटकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग WTR 2024 रिपोर्ट के अनुसार लगातार 11वें वर्ष दुनिया का सबसे प्रतिस्पर्धी देश कौन बना है? अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। यह बना है स्विट्जरलैंड, सी विल बी करेक्ट। किस कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में अपना नया लोगो जारी किया और 7 ग्राहक केंद्रित सेवाएं लॉन्च की? वोडाफोन लिमिटेड, भारती एयरटेल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या फिर भारत संचार निगम लिमिटेड। यह जो है भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। अक्टूबर 2024 को ICICI बैंक ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है ताकि अपने पूर्व अनुमोदित ग्राहकों को UPI पर तत्काल क्रेडिट दिया जा सके? तो यह जो है फोन पे के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अक्टूबर 2024 में मैक्सिको में आयोजित मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री 2024 आधिकारिक रूप से फार्मूला 1 ग्रेन प्रीमियो डी ला सिउडल डे म्यूजिको 2024 का विजेता कौन था? कार्लोस साइंज, जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन या फिर लैंडो नॉरिस। यह था लैंडो नॉरिस, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित 2 नवीन तेज गश्ती पोतों का जलावरण किया है। इनमें से एक का नाम अदम है, दूसरे पोत का क्या नाम है? ये बताना, दूसरे पोत का नाम बताना है। दूसरे पोत का जो नाम है मुल्की, अरिघाट, त्रिपुट या फिर अक्षर। यह जो है अक्षर है, डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 सितंबर, 19 अक्टूबर, 14 सितंबर या फिर 31 अक्टूबर। यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट है। और इस बार जो है इसकी थीम क्या है, रायगढ़ किला था इसका थीम। दोस्तों एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, आइए देख लेते हैं क्या है। वह जो क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें कार्लोस साइंस है ना कि लैंडो नॉरिस। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है, माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों ये रहे हैं 50 जीके जैसे क्वेश्चन जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ यदि आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।